लोग चर्चा में लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए, बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव ला करके राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बीने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बारीकी से, सच्चाई के हर पहलू से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। साथियों, आप सभी भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकत रखता है, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा काम कर सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर भी
आप अपने जिले में, राज्य में पार्टी की नींव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, पद पर रहते हुए भी घमंड के बिना काम करते हुए आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वास जता रहा है। साथियों, इसके लिए हमारे दाएं बाएं जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमारे आगे पीछे हमारा जो नेतृत्व खड़ा है, उन सभी कार्यकर्ताओं का पसीना भी निरंतर बहा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भारत मां की इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है, कई बार संघर्ष किए हैं। और मैं पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों को विशेष तौर पर आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल झला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना। और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी की जो समर्थक रिश्तेदार हैं उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना। और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है,
ये हम भली भांति जानते हैं। इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, मैं उन्हें और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। साथियों, आज की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब देश के पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं नड्डा जी को और भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभ्यास वर्ग का सिलसिला, जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है, पद प्राप्त करने के बाद भी वो सिलसिला चलता रहता है। अभी बता रहे थे कि सभी पंचायत सदस्यों के अभ्यास वर्ग 35 जगह पे चल रहा है, जिला परिषद के अध्यक्षों का अभ्यास वर्ग चल रहा है। और अभ्यास वर्ग में हम गेट टुगेदर के लिए नहीं आते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए आते हैं। किसी जिले में हमारे साथी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसमें से सीख करके अपने जिले में लागू करने के लिए आते हैं। हम निरंतर नया सीखना, नई पद्धतियों को जोड़ना, नई आवश्यक दिशाओं की ओर जाना, इसलिए अभ्यास वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत उपयोगी होता है। और मुझे विश्वास है कि जो बातें आपको बताई जाएगी उसके उपरांत जब आप अपने साथियों से गप्पे मारोगे, भोजन के समय, चाय के समय, उनके अनुभव सुनोगे, तब आपको बहुत कुछ नई नई चीजें जानने में मिलेगी कि काम करने का कौन सा तरीका ज्यादा उपयोगी होगा। साथियों, पूर्वी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है। भाजपा के लिए सबसे प्राथमिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर हमेशा अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की हम सबकी विशेष जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ती है, हमें भी अपनी क्षमता बढ़ानी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, आजादी के बाद पूर्वी भारत की जो उपेक्षा हुई है, उसने देश की प्रगति को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हम इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में अगर 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है। और नड्डा जी ने अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्णन भी किया। मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों से खुद भी परिचित हो और अपने क्षेत्र में लोगों को भी इस बदलाव के बारे में बताएं। इससे उनका विश्वास और बढ़ेगा, देश को आगे ले जाने में वो एक ताकत बन जाएंगे। साथियों, हमारे देश में पिछले 50 साल से
हम एक नारा सुनते आए हैं, चारों तरफ वही बोला जाता है, और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोलाया जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की, और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम 5 दशकों में नहीं हो सका, वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। इसके पीछे वजह है कि हमने सामान्य मानवीय के जीवन की मूलभूत कठिनाइयों को कम किया है। और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं। गरीबी की समस्या की जड़ें कहां कहां है, इसका हम लोगों को भली भांति ज्ञान है, अनुभव है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने देश में उन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के ही तो थे। और आज लोग जो मणिपुर कर करके राजनीति करने में लगे हैं ना, उनको कभी ये विचार नहीं आया कि ये नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में 13,000 गांव अंधेरे में डूबे पड़े थे। हमने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तब देश के 20% से भी कम ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जल, नल से पानी मिल रहा है। आपसे कई लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिजोरम जैसे राज्य में 4 साल पहले तक केवल 6% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज ये संख्या 90% से ज्यादा है। बिजली पानी की तरह ही पीएम आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा पक्के घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत बने हैं। 50 लाख। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ये सरकार काम भी नहीं करने देती तो भी लगभग 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उधर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख घर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बढ़ी है, उसे नए अवसर मिले हैं और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सैचुरेशन का टारगेट रखा है
100% जो भी इसके हकदार है, जिनको जो मिलना चाहिए, तो 100% काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गांव के अनुसार उनकी सूची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आपको समय सीमा तय करके काम करने की जरूरत है। हर सप्ताह इसका एक चार्ट बना करके अफसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डिटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बताओ भाई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तहसील में क्यों कम रह गए, फलाने गांव में क्यों कुछ नहीं हुआ। आप जितनी पूछताछ बढ़ाओगे, और पूछताछ मतलब किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना होता है, प्यार से बातचीत करके उनका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उससे अफसरों का भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तू मैं करने से कभी फायदा नहीं होता है। साथियों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, बिहार के भागलपुर में और झारखंड के रांची में ट्रिपल आईटी खोला गया है। त्रिपुरा के अगरतला और मणिपुर के सेनापति में भी ट्रिपल आईटी खुला है। उड़ीसा और बिहार को आईआईएम संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं, जो देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं, और इसमें पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनिज संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में
करीब 2 लाख करोड़ के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14.5 लाख करोड़ के करीब 1250 प्रोजेक्ट पर आज काम तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से खनिज और पोर्ट्स का सामान देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगा। बीते वर्षों में अथक परिश्रम करके पूर्वोत्तर की रेल लाइनों को भी ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी में भी बीते 9 वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र में नए वाटरवेज का निर्माण भी किया जा रहा है। ये वाटरवेज नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पूरब को भारत का बिजनेस गेटवे बना रहे हैं। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में 9 एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश का पूर्वी हिस्सा कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का गवाह बनने जा रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। गांव शहर के बीच की दूरियां तेजी से खत्म हो रही है। आज जो लोकल है उसकी डिमांड ग्लोबल है। इसलिए वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान के साथ देश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया। आपके जिले की जो खासियत है उसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट तक लाने के लिए पंचायतों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसमें जिले से लेकर देश तक आर्थिक विकास के अनंत अवसर जुड़े हैं। आप प्रयास करिए कि छोटे छोटे कामगारों को, उद्योगों को बाजार से जोड़ा जा सके, वो जैम पोर्टल से जुड़ सके। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आपकी जिला परिषद, आपकी जिला पंचायत वो जल्द से जल्द जैम पोर्टल से जुड़ जानी चाहिए। आपकी जिला पंचायत में जो भी खरीदना है वो जैम पोर्टल से खरीदना चाहिए। पैसे भी बचेंगे, भ्रष्टाचार जाएगा और अच्छी क्वालिटी का निर्णय आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, लोकल प्रोडक्ट की सफलता के लिए आज ग्लोबली जीआई टैग की चर्चा होती है। कौन सी चीज जीआई टैग है? अगर जीआई टैग है तो उसका अपने आप एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। हमारे पूर्वी भारत के पास ऐसी अनेक प्रोडक्ट है जिसे हमें प्रमोट करने की जरूरत है। और इसलिए हमारे यहां की ऐसी विशेष चीजें हैं, उनको जीआई टैग कैसे मिले, आपके अफसरों को लगाइए कि ऐसी चीजें खोजे, जीआई टैग के लिए कैसे करना होता है, सब उनको बताया जाए।